अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप ऑफ क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया डिस्कस कर लिया था। अब हमने डिस्कस करना है एटिको एंट्रल टाइप। तो मैंने ये सोचा कि बेहतर होगा कि अगर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ें, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं और फिर ये समझना ईजी होगा अगर हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप में मैंने आपको बताया था कि वो एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि ट्यूबोटिम्पैनिक यूस्टेशियन ट्यूब की साइड से आ रहा होता है, वो एंटीरियर वॉल में होती है, ठीक है। बट यहाँ एटिको एंट्रल में ये पोस्टेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि एज द नेम इंडिकेट्स ये एटिक और एंट्रम को इन्वॉल्व कर रहा है। तो एटिक एडिटस आपने पढ़ा था, वो पोस्टीरियर वॉल में होता है, जैसे कि अभी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियर वॉल में आपका एटिक होता है और एडिटस होता है, हेंस पोस्टेरो सुपीरियर वॉल को ये इन्वॉल्व करता है। फिर हमने ट्यूबोटिम्पैनिक में पढ़ा था कि वो जो होता है वो सेफ टाइप होता है, उसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। बट ये जो है इसको हम डेंजरस टाइप या मैलिग्नेंट टाइप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सिवियर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर वॉल में अगर आपको एनाटमी याद हो तो वहाँ पे हमारे पास फेशियल कनाल था, वहाँ पे एडिटस पड़ा हुआ है, मेस्टोइडाइटिस हो सकता है। फिर सुपीरियर वॉल जो रूफ होता है वहाँ से ये मेनिंजीज में जा सकता है, क्योंकि बहुत थिन लेयर ऑफ बोन होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता है कोलिस्टियाटोमा, जो कि ट्यूबोटिम्पैनिक में नहीं होता। अब कोलिस्टियाटोमा पे भी वीडियो हुई थी, मैंने आपको बताया था कि ये गंदी स्किन होती है। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब करती है, ये थोड़ी सी गंदी स्किन बैग बना के पड़ी होती है मिडल एक लेफ्ट में, और हर चीज़ को ये स्प्रेड हो रही होती है और इन्वॉल्व करे जा रही होती है और बर्बादी कर रही होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सेंट्रल परफोरेशन होती है। इधर जो है परफोरेशन वो मार्जिनल है। मार्जिनल मतलब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मार्जिन है, अगर ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो ये इसकी मार्जिनस में अगर परफोरेशन हो तो इसको मार्जिनल परफोरेशन कहते हैं, ठीक है। ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये मार्जिनस के पास पड़ी है, इसको मार्जिनल परफोरेशन कहते हैं। ये देखें, ठीक है, मार्जिनस में परफोरेशन हुई हुई है। मार्जिनल क्यों हो रही है? क्योंकि पोस्टेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो रहा है, और पोस्टेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट के पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोस्टली मार्जिन होती हैं, क्योंकि वो इस तरह पड़ी हुई होती है टिल्टेड होकर, तो इसलिए मोस्टली मार्जिनल परफोरेशन होती है इस टाइप में। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोई नेक्रोसिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोलिस्टियाटोमा नहीं था, लेकिन इधर कोलिस्टियाटोमा है, तो इसमें नेक्रोसिस होती है। अब नेक्रोसिस किस किस चीज़ की हो सकती है भाई? जो भी चीज़ मिडल एयर कैविटी में पड़ी है, ये कोलिस्टियाटोमा आगे जाके उसको इन्वॉल्व करेगा, इन्फेक्शन भी साथ है और उसको नेक्रोस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑसिकल्स की नेक्रोसिस कर देगा, ठीक है, हमारे पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। आगे बोन को नेक्रोस करके कॉक्लिया को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है, तो हमारे पास सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। सेमी सर्कुलर कनाल्स को इन्वॉल्व कर सकता है, हमारे पास बैलेंस का मसला होगा, वेस्टिबुलर अपैरेटस हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो नॉन फाउल स्मेलिंग होता है और नॉन ब्लड स्टेनिंग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं इस तरह का, यहाँ पे कोई बोन नेक्रोसिस हो ही नहीं रही थी, ना कोई एनेरोबिक इन्फेक्शन था। अब यहाँ पे जो डिस्चार्ज आपके पास होगा वो फाउल स्मेलिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोलिस्टियाटोमा पड़ा है, वो नेक्रोसिस कर रहा है, बोन नेक्रोसिस भी हो रही है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी खुल रही हैं, तो जनाब यहाँ पे फाउल स्मेलिंग होगा और ब्लड स्टेन्ड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसकी डायग्नोसिस के हिसाब से कि फाउल स्मेलिंग और ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होगा। फिर डेफनेस, इधर सिर्फ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस था, क्योंकि इधर सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड पड़ी हुई थी, ऑसिकल्स मोस्टली इंटैक्ट थे। इधर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस सिवियर होगा, क्योंकि आपके ऑसिकल्स की भी नेक्रोसिस हो रही है, और इधर सेंसरी न्यूरल लॉस भी हो सकता है, हेंस इसको हम मिक्स हेयरिंग लॉस कहेंगे। हमारे पास इधर मिक्स हेयरिंग लॉस आएगा हमारी उस पर फाइंडिंग। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। इधर मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्कोपी करेंगे, हमें पॉलिप मिलता है, ठीक है, म्यूकोजा इन्फ्लेम्ड होता है, कई बार उसी इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा से पॉलिप निकल रहा होता है। इधर हमें क्या मिलता है? इधर भी हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, पर इधर हमें मोस्टली मिलता है ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू क्यों मिलता है? क्योंकि भाई कोलिस्टियाटोमा नेक्रोसिस कर रहा है, लिजिट वो हर चीज़ को बर्बाद किए जा रहे हैं रास्ते में। बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, चीज़ें टूट फूट होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स आते हैं और ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। बॉडी कोशिश करती है कि वहाँ से उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर दे, पर यहाँ तो कोलिस्टियाटोमा पड़ा हुआ है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये वाले पार्ट को बॉडी सील ऑफ कर देगी ग्रेनुलेशन टिश्यू बना के। अब इस ग्रेनुलेशन टिश्यू में क्या होगा, ठीक है, इसमें डेड सेल्स भी होंगे, इसमें नेक्रोटिक डेब्रिस भी पड़ा हुआ होगा, इसमें न्यूट्रोफिल्स भी होंगे, मैक्रोफेजेस भी होंगे। तो माइक्रोस्कोपी पे आपको ये दिखेगा। फिर माइक्रोस्कोपी पे सबसे बड़ी बात, आपको कोलिस्टियाटोमा के रेमनेंट्स मिलेंगे, जो वो पर्ली होगा, क्योंकि उसमें कैरेटिन डिपोजिशन होती है, ठीक है। तो पर्ली टाइप आपको एक चीज़ मिलेगी, वो आपका ये कोलिस्टियाटोमा
पड़ा हुआ होगा। और फिर कभी कभार यहाँ पे हमें एक चीज़ मिलती है जिसको कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा। ये बहुत ही रेयर होती है, बस एक चीज़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोलेस्ट्रेटोमा की वजह से इतनी नेक्रोसिस होती है कि वहाँ पे जाइंट सेल्स बन जाते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा बन जाता है। फिर जनाब इधर हमने किया था ओरल स्वैब और ऑडियोमेट्री। इधर ऐसा कोई काम नहीं है, इधर हम मोस्टली करेंगे सीटी स्कैन करेंगे ताकि हमें सीटी स्कैन से पता चल जाए कि जो कोलेस्ट्रेटोमा प्रेजेंट है उसमें टेम्पोरल बोन को कितना इन्वॉल्व कर चुका है, कितनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और एक्सरे करेंगे या जिसको लॉ स्कैन भी करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो मेस्टोइड कैविटी है उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। और फिर हम ऑडियोमेट्री करेंगे, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ दोबारा बता देता हूँ कि हम पेशेंट को हेडफोन पहनाते हैं और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की साउंड देते हैं और पेशेंट को बोल देते हैं कि जब आपको आवाज़ है तो आप हमें बता दें। साथ ही ना हम ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं, उस स्पेसिफिक साउंड पे हम ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं। फिर इसमें रेंजेस होती हैं ग्राफ की और फिर उस हिसाब से हम डायग्नोस कर लेते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है। इधर हमें मिक्स टाइप हेयरिंग लॉस मिलेगा क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी हो रहा है और दूसरा वाला हेयरिंग लॉस भी हो रहा है, दैट इज सेंसरी न्यूरल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। भाई ट्रीटमेंट की बात यह है कि वहाँ ट्यूबो टिम्पैनिक में हमने कहा था कि मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, एंटीबायोटिक, एयर को साफ करेंगे, वाटर प्रिकॉशन देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रेटोमा पड़ा हुआ है। ट्रीटमेंट के हमारे जो है दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम कोलेस्ट्रेटोमा को रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही ना मसला हुआ है कि हर चीज़ को खाया जा रहा है और बर्बादी फेरे जा रहा है। इसको सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। अब जब कोलेस्ट्रेटोमा रिमूव हो गया तो इन्फेक्शन रिजॉल्व होने लग जाएगा खुद ही और फिर हम हेयरिंग रिस्टोर करेंगे, दैट इज़ मिडल ईयर की नॉर्मल हेयरिंग हम रिस्टोर करेंगे। पर ये होगा कैसे? मेन जो ट्रीटमेंट इधर है ना, ये सारी है सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब बात यह है, यहाँ पे जो सर्जरी हो रही थी ये कॉम्प्लिकेशन के सेंस में हो रही थी, यहाँ पे ट्रीटमेंट है ही सारी सर्जरी की। कैसे है? यहाँ पे कौन सा मेथड था? सिंपल मेस्टोइडेक्टमी। यहाँ पे जो हमारे पास मेथड है वो है, जो मेथड यूज़ होता है वो है मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी। दूसरा मेथड होता है सादी ये रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी। अच्छा जी, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हम ले रहे थे पोस्ट ऑरल अप्रोच, यहाँ पे अप्रोच भी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब बात यह है कि ये सारा आपने समझ लिया, ठीक है, एटिकोएंटल टाइप में क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, ट्यूबो टिम्पैनिक से कैसे डिफरेंस है। मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपके यही होंगे कि एक तो यहाँ पे कोलेस्ट्रेटोमा प्रेजेंट होगा, मार्जिनल परफोरेशन होगी और ये फाउल स्मेलिंग और ब्लड स्ट्रीम डिस्चार्ज होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो सर्जरी है और उसकी जो अप्रोचेज हैं उसमें क्या होता है। पहले हम बात करते हैं रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी की, ठीक है। रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी में क्या होता है कि पहली बात तो ये कि ये दोनों प्रोसीजर्स जो है ना, ये हैं कनाल डाउन प्रोसीजर्स। कनाल डाउन प्रोसीजर क्या होता है कि जो आपकी पोस्टीरियर मेटल वॉल है उसको रिमूव कर देते हैं इनमें और फिर अप्रोच करते हैं। रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी में ये है कि हम हर चीज़ रिमूव कर देते हैं, जितनी भी डिजीज फाइट इन्वॉल्व है, ठीक है। मेस्टोइड एरिया में जो मेस्टोइड एंटर मेस्टोइड एयर सेल्स इन्वॉल्व हैं उन्हें रिमूव कर देंगे और मिडल एयर क्लेफ्ट में से भी हर चीज़ रिमूव कर देंगे, सारे ऑसिकल्स रिमूव कर देंगे। हम प्रिजर्व क्या करते हैं? सिर्फ फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज प्रिजर्व करते हैं और फेशियल नर्व को हम बचा लेते हैं कि कोई फेशियल नर्व पास ही ना हो। हेंस इसमें हम हर चीज़ रिमूव कर देते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का सीन नहीं होता, सारा हेयरिंग जो ऑसिकल मैकेनिज्म है हर चीज़ इसमें निकाल देते हैं। इसलिए ये मोस्टली प्रेफर्ड नहीं होती क्योंकि इसमें हेयरिंग प्रिजर्व नहीं होती। अच्छा, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी क्या है? जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है इसका। इसमें हम क्या करते हैं? हम सिर्फ डिजीज पार्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है, और जितने भी ऑसिकल का पार्ट ठीक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेलियस डिजीज हो गया उसको हटा दिया, इनकस सही है उसको रख लिया, स्टेबीज सही है उसको रख लिया, और बाद में हम क्या करते हैं? बाद में हम उनको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। कैसे? टिम्पैनोप्लास्टी से, कि जितना भी सही पार्ट है उसको रख लिया, डिजीज पार्ट को रिमूव कर दिया और सही पार्ट को बाद में जो चीज़ हट गई उसको रिकंस्ट्रक्ट किया ताकि हेयरिंग आपकी रिस्टोर हो सके। इसको एडवांटेज ये है रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी में कि इसमें हेयरिंग मैकेनिज्म आपका प्रिजर्व हो जाता है और वो कुछ हद तक रिस्टोर भी हो जाता है। ये दोनों है कनाल डाउन प्रोसीजर्स। अब बात करते हैं अप्रोचेस की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हैं दो अप्रोचेस, ठीक है। ये थोड़ा मैं आराम से समझाऊंगा, इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत आपके आगे काम आएगा, ठीक है। सिर्फ एक अप्रोच है, एक होती है ट्रांस कनाल अप्रोच और एक होती है एंड ऑरल अप्रोच, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपको पता हो अप्रोच का मतलब क्या होता है। अप्रोच का मतलब ये है कि हम कौन से सॉफ्ट टिश्यू को इन्वेट करके
जो कैविटीज़ हैं उनको विजुअलाइज करते हैं या मतलब उधर जाते हैं सर्जरी में, ठीक है। पहली है ट्रांस कैनाल अप्रोच। ट्रांस कैनाल अप्रोच में क्या हो रहा है, आप समझें आपका पेशेंट लेटा हुआ है, तो ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसमें एंडल और मेलियस आ रहा है, ये मैल्यूलर फोल्ड्स आ रहे हैं पोस्टीरियर एंटीरियर, ठीक है। अब इसमें ना हम मार्किंग्स करते हैं। अभी पेशेंट लेटा हुआ है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस तरह है, ठीक है। ये 12 o'clock होता है, ये 6 o'clock होता है। ये जो आपकी मार्जिन है ना, ये जो सर्कमफेरेंस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ये थिकन्ड होता है, इसको कहते हैं एनुलस। ये बना रहा होता है ये आपके मैल्यूलर फोल्ड्स, ठीक है। अब ट्रांस कैनाल में हम करते क्या हैं, पहले तो आप ये बात समझ लें कि हम एयर स्पेक्यूलम लेते हैं, ठीक है। इस तरह का जो एयर स्पेक्यूलम होता है, आप कान के अंदर जाते हैं, पोस्टीरियर मिएटल वॉल को आइडेंटिफाई करते हैं। पोस्टीरियर मिएटल वॉल ऐसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है ना, तो इससे पहले इधर पोस्टीरियर मिएटल वॉल होगी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एयर की बाउंड्री है, ठीक है। आप एक इंसिजन लगाते हैं यहाँ 12 o'clock पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, एक इंसिजन लगाते हैं यहाँ 6 o'clock पे, ये दूसरा इंसिजन है। पहला इंसिजन 12 o'clock पे, दूसरा इंसिजन 6 o'clock पे लगाते हैं और इस इंसिजन को पूरा ज्वाइन कर देते हैं 12 o'clock इंसिजन से। पर ये याद रखना कि ये जो एनुलस है, अच्छा ये सब कान के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये जो एनुलस है इससे हम थोड़ा सा लैटरल लेके ये इंसिजन लगाते हैं। अब ये इंसिजन हमने लगाई, ये कान के अंदर है, और ये जो स्किन है, ये जो फोल्ड ऑफ स्किन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिएटल वॉल के बीच में, इसको हम कहते हैं टिम्पैनोमिएटल फ्लैप। इसको हम उठा देते हैं और फिर इसके पीछे से हम मिडल ईयर कैविटी को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। या तो हम ये ट्रांस कैनाल अप्रोच यूज़ करते हैं इन दोनों सर्जरीज में, ठीक है, या हम यूज़ करते हैं एंड ओरल अप्रोच। अच्छा जी, अब एंड ओरल अप्रोच क्या है, दोबारा आप इमेजिन करें ये आपका पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है। ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गई, ये 12 o'clock है, ये 6 o'clock है। अब आपने किया क्या, पहली इंसिजन आप लगाएंगे जिसको, अच्छा यहाँ भी 2 इंसिजन होती हैं और इनको लैम्पर्ट इंसिजन कहते हैं, ठीक है। पहले इंसिजन को कहते हैं लैम्पर्ट 1। आपने पहली इंसिजन लगाई 6 o'clock से 12 o'clock तक, ठीक है। ये भी कान के अंदर ही चल रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे। फिर आपने दूसरी इंसिजन कैसे लगानी है, 12 o'clock से आपने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की स्किन से बाहर निकलना है और एक पॉइंट पे आप आ जाएंगे बीच में, ठीक है, जो आपके हेलिक्स और ट्रैगस के बीच का पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे ये आपका कान है, बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी, बट समझ लें ये आपका कान है, ठीक है। ट्रैगस और क्रस्ट ऑफ हेलिक्स के बीच में ये आपकी इंसिजन बाहर आएगी। ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये दूसरी इंसिजन लैम्पर्ट 2 बाहर आती है, ये पॉइंट होता है इंसिजुरा टर्मिनलिस, और फिर यहाँ से हम विजुअलाइज करते हैं मिडल ईयर के सारे स्ट्रक्चर को। अच्छा, अब ये बात समझ लें इंसिजुरा टर्मिनलिस पे क्यों बाहर आती है, क्योंकि ये पॉइंट होता है मिड पॉइंट, यहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कोई डैमेज नहीं होगी, ठीक है। ये 2 अप्रोचेज हैं आपकी किसके लिए, कनाल डाउन प्रोसीजर्स के लिए, जो कि रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी है और मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी है, ठीक है। ये हम एटिको एंट्रल टाइप ऑफ क्रोनिक सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड अल्लाह हाफिज़।